नमस्कार, न्यूज लाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं गीतांजलि। यूपी के दादरी में गौमांस की अफवाह पर एक व्यक्ति की जान चली गई। आरोप लग रहे हैं कि मंदिर के लाउडस्पीकर से गौमांस पकाने की अफवाह उड़ी और उन्मादी भीड़ ने एक बुजुर्ग व्यक्ति अखलाक को मार डाला। अब इस मामले में सियासत गर्मा रही है। कई पार्टियों के नेता वारदात के पीड़ितों के घर जाकर उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि दादरी कांड में शामिल गुनाहगारों को सरकार सजा दिलाएगी। जी हां, अखलाक के घर गौमांस बनाए जाने की अफवाह पर सोमवार को भीड़ ने हमला कर दिया और अखलाक की पीट पीट कर हत्या कर दी। उनके बेटे पर भी हमला हुआ था, जिसकी हालत गंभीर बनी है। जहां एक तरफ इस घटना से डरे अखलाक के परिजन अब गांव छोड़कर जाने का मन बना रहे हैं, वहीं दूसरे लोग भी कुछ इसी तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसी घटनाएं आगे भी दोहराई जाएंगी। और वहीं राजनीतिक दल इस मौके पर भी अपनी सियासत साधने से नहीं चूक रहे। नोएडा के दादरी में एक अफवाह ने एक शख्स की जान ले ली। एक परिवार बर्बाद हो गया और दादरी के दामन पर ऐसा दाग लगा जिसे मिटाना आसान नहीं होगा। बिसाड़ा गांव में गोमांस पकाने के आरोप में भीड़ ने मोहम्मद अखलाक की हत्या कर दी। गोमांस पकाने का ऐलान मंदिर के लाउडस्पीकर से किया गया था, जिसके बाद भीड़ ने अखलाक के घर पर धावा बोल दिया। दरवाजा तोड़कर लोग घर में घुसे। अखलाक को बाहर खींच कर लाया गया और पीट पीट कर उसकी हत्या करके ही दम लिया। भीड़ ने अखलाक के बेटे को भी जमकर पीटा, जो अभी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। इस खौफनाक घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति है और क्योंकि मामला धर्म से जुड़ा है, इसलिए सियासत भी शुरू हो गई है। नोएडा से सांसद और केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा और एमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पीड़ित के परिवार वालों से मिलने बिसहाड़ा पहुंचे। दोनों ने पीड़ित के परिजनों से मुलाकात भी की। महेश शर्मा ने कहा कि घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अखलाक हादसे का शिकार हुआ है। ये घटना हमारे समाज की गंगा जमुनी तहजीब पर धब्बा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी ने कहा कि ये योजनाबद्ध तरीके से किया गया है, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। ये एक हादसा ही था, कोई सुनियोजित हत्या नहीं। घटना की जांच किसी एजेंसी से करवाई जाए और जो दोषी हो उन्हें सजा मिले। जबकि दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोहम्मद अखलाक को गोमांस के लिए नहीं, उसके मजहब के लिए मारा गया है। अखलाक की हत्या साजिश के तहत की गई है। वहीं केंद्र सरकार ने चिंता जताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और उससे सुनिश्चित करने को कहा है कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे एक संदेश में कहा कि दोषियों का पता लगाने और उन्हें दंडित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी भी देनी होगी। अखलाक की मौत जितनी डरावनी थी, उसके बाद की प्रतिक्रियाएं उतनी ही चिंतित। बीजेपी के स्थानीय नेताओं को पुलिस की कार्रवाई पर ऐतराज है। उनका कहना है कि ये इरादतन कत्ल नहीं था, इसलिए हत्या की धाराएं ना लगाकर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। अखलाक की हत्या की कोई पूर्व योजना ना थी। गोवध और गोमांस खाने की खबर से हिंदू ग्रामीणों की धार्मिक भावनाएं भड़क उठी। दरअसल काफी पहले से इस पूरे इलाके में एक मुस्लिम विरोधी माहौल बन रहा था। इसके पहले भी मवेशी लेकर जा रहे 3 मुसलमान व्यापारियों को गाड़ी से खींचकर मार डाला। दुकान खोलने पर एक मुसलमान की पिटाई कर दी गई। यानी इलाके में मुसलमानों को आतंकित करने के लिए मुहिम सी छेड़ी गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव से पहले समुदायों के बीच माहौल खराब करने और उन्हें बांटने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जी हां, इस घटना ने इंसानियत को शर्मसार तो किया ही, लेकिन एक बात भी साफ कर दी है कि इस देश में धर्म के नाम पर कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और ऊपर से ये राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। कितना सही कितना गलत,
इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आनंद साहू, नेता बीजेपी। हमारे साथ मौजूद हैं जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार, और ब्रजपाल नागर, समाजसेवी, हमारे साथ में मौजूद हैं। जगदीश जी, पहला प्रश्न आपसे करना चाहूंगी, आखिर हमारे देश में ये क्या हो रहा है? इंसानियत भी कहीं दरकिनार हो गई है और ये राजनीति जो है वो अपनी चरम पर अब पहुंच गई है, सियासत हो गई है इस मौत पर। ऐसा है कि इस देश की राजनीतिक जो धरातल है अब वो सिर्फ जातियों पे और इसी तरह वर्गों पे बढ़ता चला जा रहा है। जो समरसता थी पहले, जो एक रूपता होती थी गांवों के अंदर, शहरों के अंदर, एक धर्म दूसरे धर्म को जिस तरह से सम्मान देता था, वो चीजें धीरे धीरे वो राजनीतिक विभक्ति का जो अलगाव का एक रास्ता बन गया। और सबसे बड़ी जो चीज मुझे जो इसमें दिख रही है कि युवाओं के अंदर सहन शक्ति अब कम हो गई है जी। यही छोड़िए, आप रोड रेस देख लीजिए, जरा सी किसी गाड़ी टच होती है, उठा के मारपीट हो जाती है, गोलियां तक चला देते हैं, गोली मार देते हैं। कई हादसे हो रहे हैं। तो सहनशीलता कम हुई और ये कहीं न कहीं संस्कारों की भी कमी है। और उसमें हमें देखेंगे कि राजनीतिक दल अपना मौका नहीं चूकते। सबसे बड़ी चीज ये देखी मैंने कि मौका मिलना चाहिए और उनकी अपनी रोटियां सेकने शुरू हो जाती हैं। उसका उनको लाभ मिले ना मिले उसका नहीं फर्क, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा लाभ मिलेगा, ऐसा करेंगे तो हम ये लोग हमारे साथ हो जाएंगे। और खासकर वो लाभ अगर चुनाव से जोड़कर देखा जाए तो वो उसका असर जो है फिर बहुत दूरगामी होता है। बिल्कुल। लेकिन ये परंपरा अगर चलती तो देश के जो हमारा जो जैसे हम कहते हैं कि सभी धर्मों का एक वो है, वो खत्म हो जाएगा। ब्रजपाल नागर जी, चूंकि समाज सेवी हैं आप, इस घटना को कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही दुख की बात है। ऐसी घटना हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही दयनीय है। मैं इसकी कड़ी आलोचना करता हूं और बहुत ही शर्मसार घटना हुई है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये। चलिए, घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, ये तो आज सभी की जबान पर है, लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक कैसे लगाई जाए, ये बड़ा प्रश्न बना हुआ है। साहू जी, कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को? देखिए, निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय और बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि कोई व्यक्ति को केवल एक उसके जो दायरे में जो चीज़ है अधिकार क्षेत्र में वो करता है और अचानक कोई उसको भावना में ले जा करके और एक मोब जो है वहाँ पहुँचती है, पूरे गांव के गांव वहाँ जा करके और उनके परिवार को मार डालते हैं, उनके महिलाओं पर भी अत्याचार होता है। ये नहीं होना चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से इस घटना से पूरे देश को एक बहुत आहत हुआ कि इस प्रकार का जो एक भाईचारा है पूरे देश में, उसके बावजूद इस प्रकार की घटना जो है बहुत ही बेकार सी एक वाहियात घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम होगी। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि आज समाज कितना भी आप देखिए कि पढ़ लिख गया है, लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं, लेकिन जब कभी भी धर्म की बात आती है या आस्था की बात आती अभी है भी वही खड़े नजर तो आप देखते होंगे रोज आए दिन कितने लोग ठगे जाते हैं। बिल्कुल। कितने तरह तरह के लोग ऐसे विकृत लोग हैं जो समाज को गुमराह करते हैं, ठगते हैं और बहुत सारे लोगों को ऐसे शिकार करते हैं। तो इस प्रकार की घटना जो है वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक कुछ लोगों को विचलित किया गया और उसका एक नतीजा ये हुआ कि एक परिवार को इसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा। और इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए और किसी भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी सरकार यहाँ राजनीति न करे इस विषय को, क्योंकि ये देखिए कोई भी समाज है, देश का नागरिक, मुझे लगता है कि उसको अधिकार जो मिला है, जो जन्म सिद्ध अधिकार है, उसको जीने का अधिकार है, उसको अपना खाने पीने का अधिकार है, वो अपना जीना खाना पीना वो जो है मौलिक अधिकार है। और उस अधिकार क्षेत्र में अगर कोई भी व्यक्ति अगर उसको खलल पैदा करता है या उसमें आपत्तिजनक कार्य करता है तो निश्चित रूप से निंदनीय है। आज देखिए, मुझे एक चीज लग रहा है लेकिन कि हर एक नेता इस पे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे लगता है इसको फुल विराम देना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, आगे ना हो इसके लिए पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और देश में एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि कोई भी इस प्रकार का अगर घटना के लिए अगर कोई सोचता भी है तो उसको सोचने वाला को पहले ही उसको
कड़ी से बिल्कुल कड़ी आनंद सजा जी, देनी ये आप चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, लेकिन जो घटना हुई है, जो परिजन ये चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे हैं, इस पीड़ित परिवार है चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहा है कि आखिर हमारी गलती क्या थी, उसका जवाबदेही भी तो बन रही है, वो आखिर कैसे दी जाए। बहुत ही शर्मनाक हादसा है। बहरहाल निश्चित रूप से, लेकिन वास्तव में देखिए क्या होता है, कई बार भावना में लोग बह जाते हैं। गीतांजलि जी, आपको पता है कई बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ देश में हुई, जी जी, चाहे वो दंगों की अगर गिनती करें तो दुनिया भर के दंगे हुए, ठीक है। लेकिन मैं वो दंगों में नहीं जाकर के मैं एक चीज कहूंगा कि यही देश है जहां आज पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, सारे लोग एक साथ मिलके रहते थे, कभी दंगे नहीं होते थे, कभी कोई मारकाट नहीं होती थी। आज कहीं ना कहीं अगर कोई इस प्रकार की दुर्भावना फैलाने का कार्य करता है तो उस तत्व को, उस विचारधारा को निंदा करना चाहिए। उन ऐसे लोगों को कि जो समाज का ठेकेदार बनके, नहीं उठाने चाहिए कि समाज का और देश का ठेकेदार बनके जो लोगों को इस प्रकार की यातनाएं देते हैं, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। वो देश के लिए क्या किए, समाज के लिए क्या किए, और वो इस प्रकार की जो अगर कोई उसको अगर अपने मन में आपत्ति है तो सरकार को बताए। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। कानून के तहत क्या क्या इसमें प्रावधान है इस तरह की बातों में, वो भी हम चर्चा करेंगे। बहरहाल वेद नागर गौ नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं, गौ रक्षा दल के नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। वेद नागर जी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को आप? नहीं, सबसे पहले तो जी ये घटना जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उसमें दुर्भाग्यपूर्ण ये इस तरीके से नहीं है। इसमें देखो सबसे बड़ी चीज है हमारा, ये लगा लो कि आप सनातन धर्म की जो है वो माँ है, गौ माता जो है, ठीक है। उस गौ माता को जो कोई भी हिंदू धर्म में किसी भी तरीके से आप देखते हैं कि वो पूजनीय है। वहां के जब घटना घटती है तो वहां के हिंदू धर्म का ये लगा लो कि आप 10 पहुंचे, 100 पहुंचे, जितने भी कार्यकर्ता वहां के पहुंचते हैं, उसमें कोई ये नहीं था कि कोई राजनीति दल से था, सिर्फ एक भावना उससे पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद जब देखा कि भाई इस तरीके की वो है, तो वहां सबसे बड़ी जो उस घटना की जो निंदा होती है वो उत्तर प्रदेश सरकार, वो उसमें क्या करती है कि सबसे पहले आपने पहले भी देखा होगा, अलीगढ़ में अभी 50 गाय एक साथ काटी गई। आपने देखा होगा गढ़ के पास भी एक बहुत बड़ी घटना घटी, अभी गाजियाबाद के अंदर 500 खाले पकड़ी, उसका भी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे मेन चीज है वो है यूपी सरकार। यूपी सरकार ने जो है वहां के इतना बड़ा जो डिसीजन लिया है, तुरंत एक आदमी गाय काट रहा है, उसको 10 लाख रुपए की सहायता की तुरंत घोषणा कर दी जाती है। उसके बावजूद जो एक बच्चा गरीब परिवार से, जो हिंदू परिवार से है, गरीब है, वो नौकरी पर जाता है, उसके पैर में गोली लग जाती है, उसके लिए कोई सहायता नहीं होती, ना उसके लिए कोई घोषणा होती है, वो मौत और जिंदगी से हॉस्पिटल के बीच में झूल रहा है। एक जो दूसरे समुदाय का है। वेद नागर जी, इसे धर्म के आधार पर इस घटना को आप क्यों देख रहे हैं? ये घटना धर्म के आधार पर हुई है, इसीलिए ये घटना हुई है, धर्म आड़े आया इसीलिए इस तरह की घटना हुई है जिसकी आज चारों तरफ निंदा हो रही है। नहीं गीतांजलि जी, इनका जो भाव है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो भाव है उसको बहुत ज्यादा प्रदर्शित करती है ये सरकार। मुलायम सिंह जो सरकार है, अखिलेश जी का जो सरकार है, वो तुष्टीकरण की राजनीति में आ जाते हैं। जब कभी भी ऐसी घटना होती है, किसी भी आप देख लीजिए, बहुत सारे कहानी है इनके, जहां कहीं घटना हुआ ये 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, पता नहीं न जाने कितने बांटते हैं। लेकिन वहीं पर कोई हिंदू को अगर कोई मर जाता है, अगर कोई किसी भी घटना में शिकार हो जाता है तो उसके ऊपर देखते नहीं। ये जो 2 तरीके का जो चरित्र का वो जो अपना जो दिखावा है वो नहीं होना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको बराबर देखिए, क्योंकि आप पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, तो वो हर एक कौम के मुख्यमंत्री हैं। तो वो चीज जो है प्रदर्शित करने से ये और एक भड़काव देने का, आग में क्या बोलते हैं, घी डालने का कार्य जो है वो अखिलेश जी करते हैं। लेकिन आनंद जी, इसमें भड़काने जैसा कुछ था ही नहीं, ये एक ऐसी घटना हुई है। देखिए आप एक चीज बताऊं मैं कि कई बार ऐसे घटना में लोग मर जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, लेकिन हिंदुओं को वो कई बार ऐसा सुविधा जो देना चाहिए उनको वो नहीं देते हैं, और यहाँ पर एकदम से वो दे दिए और वो अलग से कार्रवाई वगैरह सब कर रहे हैं। उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, कार्रवाई वगैरह ठीक कर रहे हैं, वो राहत भी दे दिया, पैसा उसके लिए भी ठीक है, लेकिन हिंदुओं को भी वैसे ही दीजिए। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि सभी को बराबर अगर आप देंगे तो वो एक भावनात्मक जो आप
के राज्य में जो एक द्वेष भावना है देखिए, वो कानून कम जो है वो पड़ेगा, सबके कम साथ- होगा सबके लिए और बराबर होगा। आपस में भाईचारा बढ़ेगा और एक मैसेज जाएगा कि निश्चित रूप से ये राज्य जो है जिसके मुख्यमंत्री जो है सबसे बड़े नेता हैं वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, न कि किसी कौम के हैं। उसी प्रकार वहाँ आजम खां जी हैं, वो साहब लगातार गोली की तरह अपनी भाषा जो है शुरू कर देते हैं और इसका नतीजा ये होता है कि आपसी जो प्रेम है उसमें और दूरियां बन जाती है। और आप देखिए हम लोग भी गांव से हैं, गांव में कोई भी हिंदू मुस्लिम का ये रंग नहीं होता है, लेकिन नेता जो है या कहिए कि धार्मिक जो गुरु होते हैं या कौम के जो जमात के जो नेता होते हैं वो लोग कई बार ऐसी भावनात्मक इंजेक्शन दे देते हैं दिमाग में कि वो व्यक्ति जो चाह करके भी गले लगाने के लिए वो तत्परता होते हुए भी गले नहीं लगा पाते। चलिए, लेकिन आनंद जी, उन भावनाओं को कहीं ना पूरी कहीं हमको घटना रोकना में- पड़ेगा, पूरी घटना में दुर्भावनाओं को। जी, पूरी घटना में कोई मुस्लिमों की ओर से कोई मौलवी मौजूद नहीं था, कोई हिंदुओं की ओर से कोई हिंदू महासभा का बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन ये घटना हुई है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। ये हादसा जो कहा उन्होंने डॉक्टर महेश शर्मा जी ने, मैं उनको इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सही शब्द कहा। ये हादसा था, जैसे कई बार आप देखते होंगे सड़क में जा रहे हैं, अचानक वहां दो बातें हुई कि नहीं कोई किसी के पास लाइसेंसी हथियार है, उसने गोली मार दिया। आनंद जी, मैं ये कहता हूं कि नहीं, कोई हत्या थी। आप इसे हादसा ना कहें, आप इसे हत्या कहें आनंद जी, क्योंकि हादसा ये तब होता जब व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाता, कोई उसे मार जाता, कोई एक्सीडेंट हो जाता, तब ये कहा जाता हादसा, लेकिन ये बाकायदा हत्या है। इतने लोगों ने मिलकर जमकर एक आदमी की इतनी बुरी तरह से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई, इसे आप हत्या नहीं कहेंगे, ये हादसा है। और अगर ये हादसा है तो इस हादसे को करने का हक किसने दिया उन लोगों को? बिल्कुल गलत है, चाहे हादसे में कहें या आप हत्या कहें, केवल शब्दों के चयन से भी इसका कोई ये शब्दों के नहीं। चयन से ही तो बातों के मायने बदल जाते हैं। शब्दों के चयन से ही तो व्यक्ति के जख्मों पर जख्म लगता है, ये जख्म उखड़ जाते हैं। जो हुआ वो गलत हुआ है, मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ, लेकिन ये हादसा इसलिए कहा जा सकता है सुनियोजित तरीके से, कोई पहले से कोई योजना नहीं थी, अचानक कोई अनाउंस कर दिया, अचानक लोग। लेकिन अचानक अनाउंस भी नहीं हुआ आनंद जी। पुजारी का कहना है बाकायदा उसको जबरदस्ती अनाउंसमेंट उससे करवाई गई है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की नहीं है, उनसे जबरदस्ती, तो ये बाकायदा साजिश के तहत हुई है। साजिश जो हुआ, लेकिन इतना किसी को ध्यान नहीं होगा कि इसमें हत्या हो जाएगा, मुझे जो लग रहा है। जी ऐसा है कि जो सुबोध सिंह जो है सो जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, अगर हम उस पर ध्यान दें तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है प्रताप सेना समाधान सेना दो संगठन हैं, इनकी बहुत पहले से मीटिंगें चल रही थी और इन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं, मांग है हमारी कि गौ हत्या पर फांसी की सजा डिक्लेयर होनी चाहिए। ठीक है। और 29 तारीख के लिए उन्होंने अपना जो है ये जुलूस वगैरह जो भी प्रदर्शन का उन्होंने रखा हुआ था। ठीक है। तो इसका मतलब मामला गर्म पहले से था, अचानक कोई एकदम से वो कह रहे हैं कि इससे हमारा कोई सरोकार नहीं, समझिए सरोकार नहीं है, मैं उनको नहीं कह रहा हूं उनका सरोकार है। जी। लेकिन जो जब कोई चीज प्रचारित हुई होती है और उसमें अचानक कोई चीज आती है तो लोगों के जहन में रहता है, तो आग में घी का काम करता है। बिल्कुल। तो वो उसका एक रिएक्शन सीधा हुआ। और जो युवा है वो भागे। अब उस हपड़ा तस्ती में इन्हें नहीं पता लगता हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से हुआ है वो टोटल हत्या का मामला है। मैं बिल्कुल उससे वहां सहमत नहीं हूँ, उससे मैं हादसा मानने को तैयार ही नहीं हूँ। और वो एक 100 साल पुराना ताना बाना तोड़ा गया। उस गांव में 2400 से ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं और आपसी भाईचारे से रहते हैं, बड़े बड़े यहाँ पे दंगे हुए हैं, लेकिन वहां कभी नहीं हुआ। और उनका जो भाई है जो मेरे ख्याल एयरफोर्स में है, वो खुद कह रहा है मैं खुद हैरान हूँ कि वो लोग जो आज तक मेरे साथ खेलते थे बड़े हुए, आज वो मुझसे मिलने भी नहीं आ रहे हैं, मेरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। इससे मैं ज्यादा दुखी हूँ कि क्या एक इस घटना ने हमें भावनाएं आहत हुई हैं। और ये जो हत्या हुई है, जिसे कुछ लोग हत्या नहीं मान रहे, जिसे भी आनंद जी भी कह रहे हैं कि हादसा है। चलिए हम शब्दों के चयन की ही बात कर लेते हैं, भले ही बदल जाएं, लेकिन इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि एक बेगुनाह की जिंदगी चली गई, उसका परिवार बिखर गया है। यहाँ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद भी इसी पर चर्चा लगातार जारी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। न्यूज लाइन में इस वक्त चर्चा चल रही है उस मौत की जो ना जाने कितने लोगों की भीड़ ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उस व्यक्ति की मौत हो गई है, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और खासकर ये चर्चा और अहम तब हो जाती है जब इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग मिलने लगता है। चर्चा के लिए जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं एक बार फिर से परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जगदीश नेगी, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ मौजूद है आनंद साहू, नेता बीजेपी, ब्रजपाल नागर समाज सेवी हैं, और वेद नागर गौ रक्षक दल से नेता हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। नेगी जी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये जो पूरा हादसा कहें, इसे हत्या कहें या जो भी कहें, ये जो पूरी घटना हुई है इससे इंसानियत तो शर्मसार हुई ही है, लेकिन जो राजनीतिक रंग इसको दिया जा रहा है इससे आपको नहीं लगता है कि हिंसा और ज्यादा भड़क सकती है? ओवैसी के वहां पहुंचने से ही ये तय हो गया है कि मुस्लिमों के एक मसीहा पहुंच गए हैं उनके बीच। अब मुस्लिम समुदाय सोचेगा कि उनके साथ कुछ अनर्थ हुआ है, जिस बात को संभाला जा सकता था वो बिखराव में इस तरह से आ जाएगी मेरे ख्याल से। अंजलि जी, आप ये देखेंगे कि बिहार के चुनाव में इसका इस्तेमाल होगा, आप देखते रहना इसको। जाहिर सी बात है, ओवैसी की मौजूदगी, ओवैसी का बिहार में पहुंचना और फिर ओवैसी की यहाँ पर चूकेंगे नहीं इसमें, क्योंकि उनके एक मौका मिल गया है। और कुछ लोगों का है कि उनकी राजनीतिक रोटियां इसी से सेकी जाती हैं। इस देश में सबसे बड़ी चीज ये रही है कि हम लोग आपस में कितने प्यार से रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक ऐसे दुराव की भावनाएं भर दी जाती हैं कि होते हुए भी, जैसा वो कह रहे हैं कि हम गला लगाना चाहते हैं, लेकिन गले लगाने की हिम्मत, मतलब वो नहीं, जज्बा नहीं पैदा हो रहा। मतलब अंदर से इतना जहर हमने भर दिया उनके अंदर कि वो नहीं बात पाती। देश की राजनीतिक जो जितने भी दल हैं उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई एक चीज कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, तो सेकुलर में तो आप धर्म को बीच में मत लाओ ना। फिर सेकुलर में तो सब समरसता होती है, सभी दल एक बात को समझे कि सब धर्मों को एक ताने बाने से जोड़ करके देश बना है और इसी से देश आगे बढ़ा है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पाकिस्तान के वार में वो हौलदार जो है क्वार्टर मास्टर हौलदार हामिद ने 3 टैंक ध्वस्त करे, चौथे को ध्वस्त करा, तब उसको जो है गोली लगी थी। तो वहां पे तो धर्म नहीं था, वो भी तो देश की रक्षा में, मतलब ये किसी पर धर्म के नाम पर हम नहीं कह सकते कि वो दूसरे उसका है। लेकिन हमें ये बात तो समझना कि राजनीति इस पे ना हो। राजनीति होने से क्या होगा, हमारे लिए दुविधा है। आज मैं एक बयान पढ़ के मैं बड़ा हतप्रभ हुआ कि वो महिला, उनके जो बुजुर्ग है, उन्होंने बयान दिया कि वो महेश शर्मा का हॉस्पिटल से मेरे बच्चे को हटाओ, वहां सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो बीजेपी का है। बहुत गलत बात है ये। भाई हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल है, वहां पे धर्म उसके जो उसका दल कहां से आ गया? और मैं समझता हूँ वहां ज्यादा सेफ है, क्योंकि उनको तो अपनी सुरक्षा भी करनी है कि हम पर लांछन लग जाए कहीं किसी बात का। तो वो इस तरह की बातें फैलाना, ये भी मुझे नहीं लगता इससे कोई जो है हल निकलने वाला है। तो कोई ना कोई उनको भड़का तो रहा है, उस महिला को नहीं समझ में आएगा ये, लेकिन उसके कान में डाल दी गई है बात को। तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। और ये चीजें अगर इस जगह से बाहर निकलेंगी तो फिर इस सरकार को संभालने इनके बस की बात नहीं। जाहिर सी बात है। चलिए वेद नागर जी, गौ रक्षा को लेकर कई बार आवाजें उठी हैं और आप जैसे ना जाने कितने लोग इस मुहिम में जुट गए हैं गौ रक्षा के लिए। आपको नहीं लगता है कि इसके लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए, आप उसके लिए आगे बढ़ें, उसके लिए कई जो विचारधारा है वो आगे लोगों के बीच में पहुंच जाए? लेकिन लगता नहीं है कि जो डायरेक्शन है आपका, जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब अलग होता चला जा रहा है? नहीं, इसका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो है, जो हमारी केंद्र की सरकार है, इसका आप पीछे का अगर इसका स्टेटमेंट आप सुनोगे तो यही होगा कि भाई गौ माता के लिए जो है सबसे अच्छा और जल्द ही। नहीं, मेरा मेन ये जानने का मकसद था, शायद मैं इस पूरी घटना को सोच रही हूँ, लेकिन मेरा मेन मकसद ये था कि क्या कदम उठा रहे हैं आप, किस तरह से गौ रक्षा के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से तत्पर हैं, क्या नीतियां हैं आपकी? नहीं, हमारी तो ये है, सबसे पहले तो हमारी नीति ये है कि हमने जो केंद्र सरकार को अवगत करा रखा है। 29 फरवरी का 28 फरवरी का टाइम भी दे रखा है। दिल्ली रामलीला ग्राउंड के अंदर बहुत बड़ी रैली है उसमें, और समय के अनुसार चाहे जंतर मंतर हो या केंद्र के मंत्रियां हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, इसको हम जो है समय के अनुसार लगभग हर मंथली जो इसको सब अवगत कराते हैं बाकायदा लेटर से भी। और रही बात, जैसे अभी बात चल रही थी ओवैसी की, ओवैसी को अगर रोकने का काम किया है तो गौ रक्षा हिंदू दल ने किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे वो आगरे में रोका हो या वो मुरादाबाद के अंदर रोका हो, क्योंकि ओवैसी आज तक किसी पे नहीं रुका। इसको रोकने का अगर कार्य है तो वो हमने भी इसलिए किया है कि ये जहां भी गया है वहां इसने कहीं ना कहीं इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है कि जहां हिंदू मुस्लिमों में ठेस पहुंची है, और वहां के मुजफ्फरनगर जैसा कांड जो है उभर के आया है। इसलिए आज जो ओवैसी पहुंचा है,
आज सबसे बड़ी मैं एक वो करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, आज ओवैसी पे रोक क्यों नहीं लगाई गई? अगर वहां के हिंदू नेताओं को रोका जा रहा है, उनकी भावनाओं से ठेस पहुंचाई जा रही है, तो आज ओवैसी कैसे पहुंच गए वहां? वहां के जो शासन, जो प्रशासन है, वो सरकार के दबाव में है। वहां के मीडिया को भी गुमराह किया जा रहा है। वहां के जो अधिकारी जिन्होंने गोली चलाई है, उन पे क्या गोली चलाने के आदेश थे? उन्होंने अपनी उसमें आके कि सरकार हमारी, और तुरंत उस पे एक गरीब आदमी पे जो उसके घर में शाम का आटा नहीं है खाने के लिए, जिस बच्चे का गोली लगी है, उसको एक भी आदमी वहां के नहीं पहुंचा देखने के लिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और आज उस क्षेत्र की आवाज मैं उठाना चाहता हूं, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वहां के इस चीज का रोष है सभी हिंदुओं में कि शायद इस घटना में, जो हिंदुओं के साथ जो ये घटना घट रही है, इसमें सिर्फ ये हो रहा है कि हमारा दुर्भाग्य है कि हम हिंदू हैं। लेकिन वेदनागर जी एक बात बताइए, हिंदुओं को नजरअंदाज कर रही है। हिंदू अगर इस बात को कहकर अपना जो रोना है वो दिखाएंगे, तो फिर मुस्लिम कहाँ जाएंगे? नहीं, अगर हिंदुओं के साथ वहां गलत हुआ है, हो रहा है, आप उसके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो मुस्लिमों के साथ भी गलत हो रहा है। जिसकी मौत हुई है वो नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन उससे पहले भी सनातन धर्म की जो माँ है, उसके नंदी की मौत हुई है। ये भी एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम देख रहे हैं कि ठीक है कि एक मतलब मुसलमान लड़के की वहां की मौत हुई है, उस चीज का भी हमको दुख है, और उस पर यह कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले सनातन धर्म के बेटे की मौत हुई है, ये भी हमको देखना चाहिए। चलिए, ब्रजपाल नागर जी कुछ कहना चाहते हैं। नागर जी, मैं नागर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ। जी। हर चीज के लिए कानून बना हुआ है। जिसने गलती की है उसको सजा कानून देगा, ना कि वो लड़के देंगे, ना कि गांव वाले देंगे। तो कानून किस लिए बना, थाने किस लिए खुले? उनको आपत्ति है तो 100 नंबर पर फोन करते, पुलिस आती, जांच होती, सजा मिलती। किसी को मार देने कहाँ का इंसाफ है? ब्रजपाल भाई, मैं आपको जो थोड़ा बताना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की जहां जहां बीजेपी ने, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी ने भी पूर्ण रूप से कहीं गौ हत्या नहीं रोकी। जितना भी बीजेपी के प्रदेशों में जहां जहां गौ हत्या रुकी है, वहां से सब गाय जो हैं, बछड़े वहां से चुरोए जाते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर काटे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 80% तो कट्टी घर जो हैं अवैध चल रहे हैं। तभी तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ वेदनागर जी, इस बात को रोकने के लिए आप लोगों की ओर से क्या कदम उठ रहे हैं? नहीं, आप देखिए कई जगह, आप उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कई जगह देखिए लावारिस गाय घूमती हैं। क्या किया आपने उनके लिए, उनकी रक्षा? गीतांजलि जी, हम इस पे बार बार इस पे आवाज उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उठाइए ना, आप इस दिशा की ओर अपने कदम बढ़ाइए। गाय जो है, लावारिस गाय घूमती है, उनको सुरक्षा प्रदान उनके लिए उनको जगह दीजिए। अगर वो नहीं है, हमारी जो आवाजें हैं वो शासन प्रशासन से दबा दी जाती हैं। हम नोएडा अथॉरिटी से भी मांग कर रहे हैं। इन्होंने 2000 बीघे गौचर भूमि को बेच खा गए नोएडा के अंदर। हमने इनसे बोला था कि हमको कम से कम 20 एकड़ जमीन आप नोएडा एक्सटेंशन के अंदर दें, उसमें हम एक आधुनिक गौशाला ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें 2000 गाय कम से कम वहां पे अपना जीवन व्यतीत करेंगी। और यहाँ के नोएडा एनसीआर के अंदर 1 लाख से ऊपर फ्लैट बन रहे हैं वहां पे जो है आप जाके देखो, जो आटा वगैरह रोटियां उसको वहां डाल दिया जाता है जहां वो गंदगी डालते हैं। वो इसीलिए कि हमारे क्षेत्र का दुर्भाग्य कि यहाँ कोई ऐसी गौशाला नहीं है। वहां के हमने जाके बूझा है, सब चीज करिए, हमने मांग करिए। उत्तर प्रदेश सरकार हमारी शासन प्रशासन से हम पे उल्टे मुकदमे लगवा देती है, हमारी सुनवाई ऊपर तक नहीं जाती। हम बार बार मांग करते हैं इस चीज की कि जब आपने जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि गौचर भूमि को किसी भी रूम में आप नहीं कब्जा सकते। अभी मैं आपको इसी क्षेत्र की घटना से बता दूं, धौलाना में। क्या आपने इसके लिए आवाज उठाई है? क्या जी, आवाज उठाई है। हमने जो है कम से कम उत्तर प्रदेश के जो हमारे सीएम है अखिलेश जी, उनको कम से कम 10 लेटर दिए हैं। किसी लेटर का कोई रिप्लाई आपके डीएम साहब का घेराव किया है। किसी लेटर का कोई रिप्लाई आपके पास? कोई रिप्लाई नहीं हमारे पास। अभी धौलाना के अंदर मैं एक छोटी सी घटना बता दूं आपको। एक गौशाला है वहां, उस गौशाला के अंदर जो है कहीं भी अगर गाय मर जाती है, एक्सीडेंट हो जाए, या रात को नाकाबंदी वगैरह जो हम इनसे पकड़ते हैं कसाईयों से गाय को, ये सब गाय हमारा संगठन करता है। धौलाना के अंदर गाय मर गई, उसके क्या बोलते हैं गौशाला के अंदर। जब वो गाय मर गई तो वहां के उस गाय को दबाने गए तो वहां के ही लोगों ने जेसीबी वाले को पीटा, और जो सेवक था गौशाला का उसकी पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद वो लोग हमारे यहाँ के आए के बोले भैया इस तरीके की बात है। उसी दिन एसडीएम की कोर्ट में जाकर एसडीएम को कोर्ट से उठवाया गया, उसका घेराव करा गया और उससे 10 बीघे जमीन हाथ जोड़ के मांगी गई। उसके बाद जब वहां के देखा तो वहां कम से कम 450 बीघे जमीन पे उत्तर प्रदेश की सरकार के संरक्षण में कॉलोनी काटी जा रही है। चलिए, ये तो बहुत ही बड़ा खुलासा है और उसके लिए क्या प्रयासरत होंगे वो तो देखने वाली बात है। बहरहाल सत्ता पर काबिज है बीजेपी और आनंद साहू जी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहू जी, कैसे देख रहे हैं आप इस बात को? देखिए, मैं बेहद चौंकाने वाला खुलासा है और ना जानिए अभी इतने और कितने खुलासे हैं जो होने होंगे। देखिए, निश्चित रूप से अखिलेश यादव सरकार, क्योंकि केंद्र में आप मौजूद हैं, क्या उत्तर प्रदेश सरकार से बात करेंगे आप? उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक कई भ्रष्टाचार अभी तो खुलासे हुए भी हैं और होंगे भी।
निश्चित रूप से यहाँ की जनता जब जब चुनाव होती है तो वो कोई ना कोई जात, धर्म, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इन चीजों में उनको फंसा दिया जाता है। और जो राष्ट्रवाद है और जो राष्ट्रीयता है, जो क्षेत्र का जो विकास है, वो उसके कारण जो है रुक जाता है, क्योंकि ये जो दल हैं वो अपना विकास चाहते हैं। वो उनको ये नहीं रहता है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी आप देखिए जिस प्रकार का काम कर रहे हैं, वो पूरे देश को, ये कोई नहीं कि अखिलेश यादव की सरकार, ये नहीं, उनको अखिलेश यादव जी से भी पूछते हैं कि आपके राज्य में आप क्या सुझाव चाहते हैं, आप क्या चीज इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, आपको पैसे कितने चाहिए, ये हर प्रकार के विषयों के लिए वो सलाह लेते हैं। और वो फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने का ये काम जो है पूरे देश में, ऐसा नहीं कि जैसे प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि ये परिवार, देश का परिवार कौन है, तो राज्य है। राज्य के जो अधिकारी हैं यानी जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ हर विषय पे चर्चा करते हैं। कई बार ऐसी होती है कि लोग इतने ज्यादा गिर जाते हैं व्यक्तिगत अपनी आकांक्षाओं के कारण कि वो प्रधानमंत्री जी को मिलते नहीं हैं, उनसे बात नहीं करेंगे, चर्चा होगी तो कोई जो अनऑथराइज्ड लोग हैं, जिसको अधिकार नहीं है, उनको भेज देंगे मीटिंग में, जिसका नतीजा ये होता है कि रिजल्ट सही नहीं आता है। आज अगर कोई भी विषय में, जैसे नागर जी ने बताया कि गौ रक्षा के लिए जो जमीन चाहिए, तो मैं समझता हूं कि सिर्फ नोएडा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा राज्य है। आप देखिए, मान लीजिए 50,000 लीटर दूध जाता है दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, और वही 1 लाख लीटर हो जाता है रातों रात, तो कहाँ जा रहा है? जहर है, जहर बांट रहे हैं, बच्चों को जीवन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, पूरे मानवता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और गौ माता जो है, जो जिनका गोबर और उससे कितने तरह की बातें हमको मिलती है, जो औषधियां बनती है, अगर दूध से, चाहे वो बेड़ी जाए तो मेरे ख्याल से परत दर परत कितनी बहुत सारी चीजों से खुलासे हैं, लेकिन जो निश्चित रूप से गीतांजलि जी, हमें एक अगर क्रांति लाना है, जैसे आप कहते हैं कि हरित क्रांति होगा या दूध क्रांति होगा या और भी बहुत सारी क्रांति की बात करते हैं, तो कि अगर क्रांति लानी है तो निश्चित रूप से आज गाय को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि आज बच्चों का भी देखिए, छोटे बच्चों को हार्ट का बीमारी हो रहा है। आनंद साहू जी, तो क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? क्यों आज भी तस्करी हो रही है गाय के मांस की? क्यों हो रही है ये विफलता? आप बताइए, 15-20 साल पहले नोएडा में हर चौक चौराहे में गाय दिखती थी, आज वो कहाँ चले गए? कोई गाय नहीं दिखते हैं। वही कह गांव में जाओ तो बिल्कुल विफलता किसकी है? गाय ही गाय नजर आते थे, आज गांव में भी कम पड़ गए। और जो खेत जुताई होती थी तो जो बैल से जोतते थे, तो बैल के जो उससे जो डंग होता था, क्या बोलते, गोबर, वो जोतते जोतते भी उनको मिल जाता था। और जो हम लोग बनाते थे, गोबर का जो बना करके वो डालते थे खेतों में, उससे फर्टाइल होता था और नेचुरल जो उपज होते थे उससे बीमारी कम होता। आज यूरिया हर चीज में इतनी ज्यादा पड़ रही है और इतना खतरनाक जो दवाइयां पड़ रही है, उसका नतीजा ये हो रहा है, कैंसर हो रहा है। कुल मिला के वही भावना रूप से भी ईश्वर ने इसको, गाय को बहुत तरह से कहा है कि ये गौ माता है और हमें उनका संरक्षण करना चाहिए, संवर्धन करना चाहिए। और भावनात्मक रूप से आप एक चीज बताइए, कोई भी हमारे मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई, उनके घर के सामने अगर सुअर काट दिया जाए तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये भावना से कोई भी खेल ना करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी जाति धर्म के लोग हैं। हमें आज देश को मजबूत बनाना है। पूरा विश्व जय जयकार कर रहा है, भारत माता की जय, और हम यहाँ छोटे छोटे चीजों में पढ़ करके भारत को पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये काम ना करें, देश को आगे बढ़ाएं, भारत माता के साथ अन्याय ना होने दें। अगर निश्चित रूप से कोई भी नागरिक आपके चैनल देख रहे होंगे तो मैं उनसे विनती करूंगा कि ऐसे गुमराह ना होए, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दें, अच्छे गाय पालें, अच्छे दूध पिलाएं और देश को सेवा करें, क्योंकि जो आया है उसको तो जाना तय है। जी। और इन चक्रव्यूह में ना पड़े, मैं यही कहूंगा। ब्रजपाल नागर जी समाज सेवी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ब्रजपाल जी, दोनों बातें आपने सुनी है कि किस तरह से एक तरह से
तस्करी भी हो रही है, बाकायदा गौ हत्या भी हो रही है। हालांकि इसको रोकने के लिए प्रयासरत सरकार भी है और अन्य संगठन, जैसे कि हमारे साथ में वेद नागर जी भी जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है। आपको नहीं लगता है कि लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने की जरूरत है और इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की जरूरत है, जिसके लिए ये राजनीतिक दल जो राजनीति कर रहे हैं उन्हें यहाँ पर एकजुट होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, मतलब कुल मिलाकर इसमें राजनीति ना होकर एक सही दिशा इसको तय करनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जहां तक प्रशासन की आप बात कर रही हैं गीतांजलि जी, मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं, प्रशासन के बगैर मिली भगत के कुछ भी अपराध नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश सरकार, आप मिली भगत भी कह सकते हैं और लापरवाही भी कह सकते हैं। मैं बिल्कुल सही बात बताऊंगा आपको। रात के समय में जो ये गाड़ियों को टेम्पू लेकर निकलते हैं, जो गायों को उठाते हैं, आवारा गाय हो या किसान के घर में बंधी हुई गाय हो, उनको जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, बगैर शासन प्रशासन की मिली भगत के नहीं ले जा सकते। मेरा दावा है अगर प्रशासन अपनी सीप आ जाए 24 घंटे के अंदर अपराध रुक जाएगा। एक भी गाय नहीं कटेगी देश में अगर अपनी सीप आ जाए तो यानी कि क्योंकि सब वोटों का चक्कर है, सबको वोट चाहिए, कोई ठोस कानून बनाने को तैयार नहीं है, कोई देश में बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन नेगी जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है, सुना भी है, शायद आप चूंकि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऐसा बहुत बार सुना है कि कुछ मुस्लिम संगठन भी कहते हैं कि गाय का मांस जो है वो नहीं खाना चाहिए, हमें नहीं खाना है, हमें भी ये बताया गया है कि नहीं खाना है, इस तरह की तमाम बातें हैं। लेकिन उसके बावजूद इस बात को बढ़ावा कैसे मिल रहा है? जहां तक मुझे भी पता है कि गांवों के अंदर जहां पर भी मुस्लिम और हिंदू आबादी रहती है वो सम्मान करते हैं। उन्हें पता है कि गाय का दूध से हम भी पले बड़े हुए हैं, बिल्कुल, और वो एक दूसरे की भावना का कदर करते हैं और ये चीजें बढ़ी हैं। जैसे कि नागर जी कह रहे थे, ये बात मैं इससे सहमत हूं कि जब गाड़ी में कोई चीज लाद के ले जा रहा है, हर चौराहे पे पुलिस होती है, आप तो यहाँ से देहरादून तक आप निकलिए तो 50 जगह बैरिकेड लगाए रहते हैं, आपकी गाड़ी स्पीड ही नहीं पकड़ पाती, तब तक दूसरा बैरिकेड आ जाता है, चेकिंग शुरू हो जाती है, तो कैसे निकल जाती है? इसका मतलब लेन देन का सारा सब कुछ है। और इस देश में मैं मोदी जी से भी एक आग्रह करूंगा कि जब आप चुनाव में थे, आपने इसी पिंक मीट की बात की थी, उस पर आपने क्या कार्रवाई की आज तक? क्यों नहीं जो है कुछ इस तरह का जो है एक एजेंडा आया कि सभी राज्यों के लोगों को बुला करके और उसमें मसला हो। दूसरी बात क्या होती है कि गाय जब बूढ़ी हो जा रही है, पहले गांव में गाय को छोड़ते नहीं थे, घर के खूंटे में मर जाए तो मर जाए गाय, अब मैं देख रहा हूं कि गाय को छोड़ देते हैं, जब वो दूध नहीं देती है, वो बूढ़ी हो गई है, उसका हवाला छोड़ देंगे, जंगल में छोड़ आएंगे। ये परंपरा क्या हिंदुओं के अंदर होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा, ये गलत बात है। दूसरी बात, जैसे कि हमारे गौ रक्षा के वेद जी हैं, नागर जी बोल रहे हैं, यहाँ पर मैंने देखा कृष्णनगर में एक दिन खड़ा था, तो वहां रिक्शे में एक आदमी आता, घंटी बजाता है, गौग्रास करता हो, और लोग जो हर एक घर में मैंने वहां देखा तो पहला जो रोटी जो है गाय के लिए निकालते हैं और उसके डब्बे रखे हुए हैं, हाँ। और उसमें रोटी रखी जाती है। मैंने कहा भैया कहाँ ले जाते हो? कह रहे गौशाला ले जाते हैं। इस तरह की परंपरा बननी चाहिए। यहाँ पे गौशाला है नोएडा के अंदर, कितने लोग हैं वहां पे कितने वहां पे रोटी दे के आते हैं? हम बातें खाली करते हैं लेकिन हम उस भावना को आगे प्रदर्शित नहीं कर पाते। मिलाकर हिंदू और मुस्लिम से इस भावना को जोड़कर ना देखते हुए इंसानियत के हिसाब से इसे देखना चाहिए। और जैसे कि अब लगातार चर्चा कर रहे हैं, ना केवल हिंदू बल्कि मुस्लिम भी चाहते हैं कि गौ रक्षा हो, गौ हत्या ना हो, लेकिन उसके बावजूद हो रही है। दबाव से नहीं, हम उनको आपसी समरसता के साथ उनका साथ मिला के वो हमारे साथ रहे और हमारी भावनाओं की कदर। आज से 25 वर्ष पहले 10 आदमी के यहाँ 2 गायें होती थी। 10 अगर कोई भी परिवार 10 आदमी का है, 2 गाय होती थी। उसके ठीक 5 साल बाद ऐसा हो गया कि 50 आदमी में 2 गाय हो गई। उसके ठीक 5 साल बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते इतना आज ये हाल हो गया कि हजारों लोगों में भी 1 गाय नहीं है। यानी कि आप समझ लीजिए कि लाखों लोगों में मिलके तब 2 गाय हैं। और दूध की आवश्यकता तो उतनी है, उससे ज्यादा होते गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ते गया। लेकिन तो हमें एक चीज सिर्फ आस्था ही नहीं, व्यवहारिकता भी आप देखिए तो गायें हमको चाहिए और उनके गोबर चाहिए, और उनको अगर देखिए वो अगर मर जाते हैं और उनको दफना दिया तो कोई भी तरह का बीमारी नहीं फैलता है। इसीलिए कोई ऐसा आपत्ति भी नहीं है कि उसको आप अगर दफन कर दिया तो कोई नुकसान होगा। और एक साइंटिफिक तरीका से आप देखिएगा तो धीरे धीरे लोग नॉनवेज जो है उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन जो है साग सब्जी से
काफी कुछ मिल जाता है, लेकिन दूध जो है बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है गाय को आस्था का केंद्र भी मानना चाहिए, और साथ में हमें ये माँ का जो स्वरूप है उसके साथ इतना जिस प्रकार से बर्बरता के साथ उसको मारने का जो प्रचलन बना है कुछ समुदाय में, उसको बंद करना चाहिए। क्योंकि आज हमें कम से कम इतना सोचना चाहिए कि हमारा पीढ़ी जो है उसको गाय के बिना हम अच्छे खाना पौष्टिक आहार नहीं दे सकते हैं। चाहे कोई भी बच्चा है, उसका अगर भविष्य है तो गाय के साथ ही है। अगर आज कहते सुनते हैं पहले कि आपने बहुत अच्छे गाय की दूध पी होगी, उस समय अच्छे घी खाई होगी, जिसका नतीजा है कि आप 80-90 साल में भी आप मजबूती के साथ हैं। आज क्या हो रहा है, हमारे बच्चे दूध पीते हैं लेकिन उनको उतना पौष्टिक नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें मिलावटी होती है। दूध आ नहीं रहे और डिमांड बढ़ते जा रहा है। तमाम तरह की जो मिलावटी दूधें मिल रहे हैं बाजार में, इसको भी रोकने का, जैसे गाय हत्या में जितनी सजा है उतना ही सजा जो गाय मतलब दूध में मिलावट करते हैं उनको कठोर से कठोर सजा, कठोर सजा मिलनी चाहिए। तो सजा का कोई प्रावधान ही नहीं है। जी जी नहीं, सजा का प्रावधान नहीं है, वही मैं कह रही हूँ। क्या इसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था इसके लिए सबसे पहले है? क्यों नहीं? कई राज्यों में है, क्यों नहीं है? आप गलत बोल रहे हैं भाई। कितने राज्यों में हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार, अभी हरियाणा में चले जाओ, गौ हत्या पकड़ी तो जेल चले जाओ, कहीं राजस्थान में चले जाओ, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। जवाब दे देते हैं जी, मैं बता देता हूँ आपको। आपके हरियाणा में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोक लगाई है, वहां सबसे ज्यादा गाय कट कट के और दादरी कंटेनर डिपो में आ रही है। इसका साक्षात प्रमाण मैं बैठा हूं, जब आपको इसका प्रमाण चाहिए मैं दूंगा आपको। रही बात इसकी कि गौ हत्या की, जितना इसमें उत्तर प्रदेश सरकार दोषी है उतना ही इसमें केंद्र है। अब से 5 साल पहले सुषमा स्वराज जी ने एक हमारे जो गौ भक्तों को संबोधित किया था, और उन्होंने जब हमारा प्रस्ताव मांगा तो उन्होंने हमसे ये बात रखी थी कि सब प्रस्ताव ठीक है, लेकिन मेरी सबसे ज्यादा चिंता इस पे ये है कि जो गौचर भूमि जो पूरे देश के अंदर जो ये कब्जाई जा रही है, इस पे मेरी चिंता है। और इस पे सबसे पहले अगर हमारी सरकार आती है तो इस पे सबसे पहले कानून बनाएगी। अब ना सुषमा स्वराज जी का कोई स्टेटमेंट आया है, ना ये आगे भाई गौचर भूमि क्या होगा। एक 5 सांसदों की कमेटी कुल मिला के वोट बटोरने के लिए, वोट बटोरने के लिए प्रलोभन जो है वो दिए गए हैं जी, कुछ बस। और इनके पास कुछ नहीं। आप किसी भी माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की किसी भी रैली का आप स्टेटमेंट निकाल के देख लें, तो उन्होंने यहां तक भी कहा है कि अगर बीफ के ऊपर अगर पूरे देश का वो नहीं रोता तो मेरा कलेजा रोता है। मुझे बड़ी शर्म आती है कि जब मेरे भारत की सरकार ये कहती है कि हम बीफ में इतना बड़ा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आज वही मोदी जी कतई मान रखे बैठे। आज इस घटना का जितना जिम्मेदार ये नहीं, ऐसी बात नहीं है मोदी जी। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? ऑलरेडी कानून के लिए उन्होंने प्रस्ताव भी सब कुछ कर दिया है। देखिए ऐसा है, एक दिन में कोई भी बीमारी, कैंसर बना हुआ वो नहीं हटता है। आप 60 सालों में जो नहीं हुआ वो चाहते हैं कि 1 साल में सब हो जाए। अरे आप अच्छे जो कई विषय सुनिए, यही नेता राजनेता है कांग्रेस और दुनिया भर के नेता जो राज्यसभा में आते ही हमारी हर विषय को खींच लेते हैं। आज 1 साल और रुक जाइए, जहां हम राज्यसभा में आएंगे और देखना आप एक के बाद एक तमाम चीजों पे, चाहे उसके लिए जो करना हो करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से होगा। और मोदी जी आप देखिए, जो दैविक व्यक्ति हैं उनके ऊपर आप लांछन लगा के एक दिन में आप बड़ा नहीं बन सकते हैं। उन्होंने जीवन लगा रखा है। आज आप देखिए, सुबह सुबह मैंने देखा गांधी जी को जो स्मृति स्थल है वहां जाके वो सुबह 7 बजे पहुंचे हुए, सुबह उसके बाद निकल गए झारखंड, फिर बिहार, अभी वो वापस आ गए दिल्ली। मैं एक चीज देख रहा हूं कि उन्होंने जीवन लगा रखा है देश के लिए। आप ये कहना कि भाई ये कुछ नहीं किया, ऐसा बात मत बोलिए। गाय को बढ़ाने के लिए, देखिए गाय को बढ़ाने के लिए अभी लोन का भी और सारे चीजों का सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि बाकायदा कई बातें कही जा रही है, लेकिन इस बात पर आपको पता नहीं हो गए। वो जो अमूल है, अमूल वाले को पूरे देश में आगे जाने के लिए बोला है। अमूल का सैंपल फेल होने के बाद नहीं फेल, ये पॉलिसी आई है। देखिए ऐसा है, अमूल का सैंपल फेल हो गया है, उसके बाद आनंद जी अभी तो आप ही कह रहे थे कि इस तरह की जो मिलावट कर रहे हैं लोग, उसको कार्रवाई होगी। आप देखिए तरह की बातें हैं, बहुत ज्यादा होने वाला है, इसमें कोई समझौता नहीं होगा। की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात तमाम होगा। एक्चुअल वो नहीं है कि वो संगठन मिलावट कर रहे हैं,
इलेक्शन सेंटर में जिम्मेवारी से काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा है, लापरवाही है, चेक नहीं हो पा रहा है, चेक नहीं होने की वजह से वो आगे जब जाता है तो लापरवाही ना, बिल्कुल। अब ये नहीं हम कह सकते कि मदर डेयरी का या अमूल का प्लांट जो है, अमूल तो इतना बड़ा उद्यम बना है देश के अंदर जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिला भरोसा है, और भरोसा भी है लोगों को, इस ब्रांड पर भरोसा है। लेकिन वहीं अगर ऐसा होता है तो भी चिंतनीय विषय है। बहरहाल वक्त चूंकि मेरे पास कम है, मैं बहुत संक्षेप में आप सभी की टिप्पणी चाहूंगी। वेद नागर जी, आपसे शुरू करूंगी बहुत संक्षेप में। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक तो इस पे राजनीति ना हो, ठीक है, और एक ये है कि हिंदू धर्म को जो है नजरअंदाज ना किया जाए, और जिस बच्चे को गोली लगी है उसको मुआवजा दिया जाए उत्तर प्रदेश सरकार से, और जिन अधिकारियों ने ये इतना गलत स्टेप उठाया है उनपे उसी के हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाए। चलिए आनंद जी। देखिए गीतांजलि जी, मैं इन चीज़ों को इतना कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की गलत जो कार्य है या कहिए कि आक्रोश में आकर के कोई ऐसा घटना न करे, और जो नेता वहाँ जैसे ओवैसी जैसा लोग जा रहे हैं उसको सरकार रोके। मुझे लगता है इन चीजों को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, और जो हो गया उसके साथ सभी का संवेदन है। हम लोग, लेकिन इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद जरूर रखता है, निश्चित रूप से और होगा, लेकिन इसको ज्यादा बढ़ावा तूल नहीं देना चाहिए गीतांजलि जी, क्योंकि ये मुझे तो लगता है आज इस आपके चैनल में भी ऐसी बात को ज्यादा और नहीं दोहराना चाहिए। निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि और कोई दूसरे विषयों पर भी आप ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको जितना ज्यादा दिखाएंगे कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से लोगों के मन में ऐसा कोई विषय ना है। हम उनसे बार बार इसलिए अपील कर रहे हैं के आधार पर एक मासूम की जान लेना, देखिए मासूम तो समझदारी नहीं है, हर कौम का समाज, हर जाति के सभी धर्मों का मासूम होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी का शिकार बन जाते हैं, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से कोई भड़काता है, किसी तरह का गुमराह करता है। तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भड़कना ही था कि वहाँ एक मासूम की हत्या कर दी। समाज के सभी बुजुर्गों से मेरा निवेदन यह है कि बच्चों में सहिष्णुता लाएं, उन्हें समझदारी, उनको घर से जब भी बाहर निकले उन्हें समझाएं, और कानून अपने हाथ में कोई भी नहीं ले। अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई है, तब नहीं होता फिर समाज के अंदर बात को रखें। लेकिन इस तरह उत्तेजना में आकर के धार्मिक उन्माद फैलाना या इस तरह की भावना जो फैला देना, किसी की हत्या कर देना, इसके हम भर्त्सना। और कम से कम जो अपनी मानसिकता है उसको विकसित करें, ना कि उसे बहुत ही इस तरह की बना लें कि आप ये भी नहीं सोचें कि आप कर क्या रहे हैं। चलिए हाँ नागर जी, अब आपकी फाइनल प्रतिक्रिया में। ब्रजपाल जी। बहुत ही दुख की बात है जो घटना घटी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई चीज गलत हो रहा है तो गांव में पंचायत होती है, पहले पंचायत में बात को लेकर जाना चाहिए। पंचायत जब हल ना करे फिर कानून है, थाने खुले हुए हैं, सिस्टम बैठा हुआ है देश का, वो देखेगा। पर ये अपने हाथ में कानून को लेना बहुत ही गलत बात है। कानून को लेना भी गलत है, और एक मासूम की जान लेना भी बहुत ज्यादा चिंतनीय और निंदनीय बात बिल्कुल करता हूँ। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन सवालों को अगर राजनीतिक दल राजनीतिक रूप देने लगेंगे तो फिर ये बात और ज्यादा बढ़ जाएगी, और फिर इसका हल जो है वो शायद निकाले भी नहीं निकलेगा, बात इतनी उलझ जाएगी। बहरहाल न्यूज लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल बनी।